नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। पिकनिक मनाने गए 3 युवकों की खंडों में बनी जल समाधि। शहर के 3 बड़े बैंकों के दर्जन भर खातों से हुआ हवाला का कारोबार। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर शतायुओं को किया गया सम्मान। अब खबरें विस्तार से। भारत सरकार द्वारा टीबी को 2025 तक समाप्त करने, पोलियो उन्मूलन की तर्ज की तरह टीबी के लिए राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत आज टीबी नोटिफिकेशन में वृद्धि एवं प्रचार प्रसार हेतु 1 दिवसीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में संपन्न हुआ, जहां मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एम एल गुप्ता ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार द्वारा देश को टीबी मुक्त बनाने 2025 का टारगेट दिया गया है। वहीं इसे पोलियो उन्मूलन की तर्ज पर ही टीबी उन्मूलन के अंतर्गत अधिक से अधिक जाँच करा रोगियों की पहचान कर बूथ स्तर तक दवाएं प्रदान की जाएंगी। प्रस्तुत है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एम एल गुप्ता से जानकारी के अनुसार। सरकार ने निर्णय किया है कि 2025 तक अपने भारत देश को टीबी मुक्त कर देना है। मतलब हर मरीज जो भी टीबी के हैं या तो उनको क्योर कर देना है और आने वाले समय में लोगों को बीमारी न हो, इसकी पूरी तरह से लोगों की सुरक्षा इसके लिए कर देनी है। जिस तरह से अपन ने पोलियो उन्मूलन चलाया, पोलियो खत्म हो गया, इसी तरह से ये टीबी उन्मूलन का कार्यक्रम चल रहा है जिसको हमें 2025 में खत्म करना है। अभी ये स्थिति है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें टीबी के मरीज ज़्यादा हैं। उसमें भी भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे कुल टीबी के 1/3 मरीज भारत में ही अपने उपलब्ध हैं। तो शासन का ये, और इसमें मीडिया बंधु का सबसे बड़ा रोल है कि वो इस चीज़ को थोड़ा प्रचार में लें। किसी व्यक्ति को 2 हफ्ते से ज़्यादा से खांसी आ रही है तो उसको वो साधारण में न, उसके लिए वो नियरेस्ट, जैसा कि उन्होंने बताया कि सेंटर बने हुए हैं, डॉक्टर साहब ने बताया, सेंटर में जाकर के अपने खखार की जांच करें। इसमें हमारा ये प्रयास है कि हर जगह हम कैंप लगा के नए मरीजों को ढूंढें। ऐसे मरीज जो टीबी के हैं और जो छूट गए हैं उनको हम ढूंढें और उन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डायग्नोज करके जल्द से जल्द उनका ट्रीटमेंट करें। उसके लिए हर जगह पे टीम जो है लगाई गई है, कैंप लगेंगे। आउटरीच एरिया जहाँ पे लोगों को पहुँचने में दिक्कत होती है वहाँ भी हमारे कैंप हैं। इस तरह से ये कैंप ऑर्गेनाइज करके ये किया जा रहा है। हाँ सर, ये टीबी उन्मूलन कार्यक्रम अपना चल रहा है। इसमें अपन 2025 तक अपना पूरा प्रयास है। जिस तरह से हम लोग ने पोलियो का उन्मूलन किया है उसी तरह से इस बीमारी का भी पूरी तरह से उन्मूलन अपने देश से करना है। अगर किसी को खांसी आ रही, 15 दिन से खांसी आ रही है तो अपनी जाँच अवश्य कराए टीबी के लिए। 2 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी टीबी हो सकती है। किसी व्यक्ति को बुखार आ रहा है लंबे समय से, इलाज लेने के बाद ठीक नहीं हो रहा है, वो भी एक बार अपनी टीबी के लिए ज़रूर जांच कराए। कोई व्यक्ति जो दिन में ठीक रहता है, शाम को उसको बुखार आ रही है, वजन गिरता जा रहा है, उसको भी एक टीबी की पॉसिबिलिटी है, उसको भी टीबी के लिए अपनी जाँच करानी चाहिए। टीबी में गवर्नमेंट पूरी सुविधा दे रही है, लोगों के घर तक दवा पहुँचा रही है। नियरेस्ट जो आंगनवाड़ी केंद्र है वहाँ तक हम दवा पहुँचाते हैं। उसको चाहते हैं कि उसको दवा उसके हाथ में मिले, सामने खिलाई जाए। उस जो भी व्यक्ति रजिस्टर्ड हो जाता है, हर महीने सरकार उसको 500 रुपये देती है उसके खान पान के लिए। और सरकार का यही प्रयास है कि सभी लोग जो है टीबी की बीमारी से निजात पाएं। रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत खंडो देवी मंदिर में पिकनिक मनाने गए 3 युवकों की कुंड में डूबने से मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर तीनों का शव निकाल जांच शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार रीवा विछिया थाना क्षेत्र निवासी आयुष कनौजिया, अभय केसरी एवं अतुल आज सुबह गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत खंडों में पिकनिक मनाने गए थे, जहां नहाते वक्त एक युवक का पैर फिसल गया, जिससे बचाने दोनों युवक कुंड में कूद गए, जिनकी जल समाधि बन गई। वहीं स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसकी रेस्क्यू करते हुए पुलिस ने तीनों के शव को बरामद कर मोबाइल के द्वारा परिजनों को जानकारी दी एवं शव को परीक्षण के लिए चिकित्सालय भेज दिया। प्रस्तुत है जल की एवं एडिशनल एसपी कुमार वर्मा से जानकारी के अनुसार। तो ये गोविंदगढ़ में शव बरामद हुए हैं बच्चों के, क्या पूरा मामला है सर?
हाँ, आज सुबह जानकारी मिली थी गोविंदगढ़ पुलिस को कि कुछ बच्चे जो थे वहाँ खंडो माता का मंदिर है उसमें जो कुंड बना हुआ उसमें बच्चे डूब गए। जब पुलिस वहाँ पता करने गई तो वहाँ कुछ और तो नहीं था, बच्चों के कुछ कपड़े वपड़े दिखाई दे रहे थे। उसी आशंका के आधार पर किसी ने देखा तो नहीं था कि क्या हुआ है, हमने यहाँ से तैराक दल भेजा था वहाँ पर। उसके बाद फिर तैराक दल के द्वारा और ग्रामीणों की मदद से बच्चों को बाहर निकाल लिया गया, उनके शव मिले हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बच्चे वहाँ नहाने गए थे और उनके साथ घटना घट गई। सर कितने शव बरामद हुए? 3 शव बरामद हुए, तीनों को पीएम के लिए भेज दिया गया और पुलिस की जाँच कार्रवाई चालू है। कहाँ के रहने वाले थे सर, कुछ आइडिया अभी तक? वो गोविंदगढ़ और विषय तरफ के रहने वाले बच्चे हैं, उनके बारे में अभी नाम पता आ जाएगा तो आप लोगों को अवगत करा देंगे। ठीक है। रीवा जिले के शहर के 3 बड़े बैंकों के दर्जन भर खातों से हुआ 210 करोड़ से अधिक का हवाला कारोबार। सीआईडी ने जांच प्रतिवेदन पुलिस मुख्यालय भेज दी, वहीं ईओडब्ल्यू को सौंपी गई जांच। शहर में हवाला कारोबार से जुड़े लोगों के दर्जन भर खाते जांच में सामने आए, जिनके माध्यम से शहर में सालों से हवाला नेटवर्क चल रहा था, जिसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी। डभौरा सहकारी बैंक में हुई गड़बड़ी की जांच कर रही सीआईडी टीम को एक लिंक हाथ लगी, जिसके बाद शहर के एचडीएफसी, एक्सिस एवं आईसीआईसी बैंक में जांच शुरू की, जहां पर दर्जन भर खाते बिना किसी पहचान के मिले। वहीं इन खातों के माध्यम से 2 नंबर का पैसा ट्रांसफर होता था, जिसमें शिल्पी प्लाजा एवं दीप कॉम्प्लेक्स के व्यापारी विभिन्न कंपनियों से माल खरीदते और इन खातों में पैसे डालते थे, जिससे टैक्स के लाखों रुपए की बचत करती थी। यह पूरा फर्जीवाड़ा व्यापारियों एवं अधिकारियों की मिलीभगत से है। सीआईडी विभाग ने पूरे मामले की बारीकी से जांच के पश्चात प्रतिवेदन मुख्यालय को भेज दिया गया। वहीं ईओडब्ल्यू एसपी को भी जांच सौंप दी गई। प्रस्तुत है ईओडब्ल्यू के एसपी वीरेंद्र जैन से जानकारी के अनुसार। सीआईडी रीवा द्वारा डभौरा के सहकारी बैंक की जांच की गई थी। उस जांच में से ईओडब्ल्यू रीवा में भी एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है। उसमें करीब 12 खाते आईसीआईसीआई बैंक के, एक्सिस बैंक के, आईडीबीआई बैंक के और डभौरा सहकारी बैंक के, इनकी जानकारी प्राप्त हुई है। ये खाते प्रथम दृष्टया बेनामी हैं और इनमें से 200 करोड़ से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ है। ईओडब्ल्यू अभी इसमें जांच शुरू कर दिया है और इसमें चूँकि 12 खाते में काफ़ी वर्षों तक लेन देन हुआ है और काफ़ी बड़ी मात्रा में लेन देन हुआ है, तो इस बारे में भी जांच की जा रही है। सर हवाला के जरिए भी कुछ जानकारी सामने आ रही है कि ट्रांजेक्शन किए हैं? अभी ये जांच की जा रही है। इसमें हवाला की ही शिकायत है कि हवाला का इसमें कार्रवाई की गई है इन बेनामी खातों से, और इसमें जहाँ जहाँ पैसा का ट्रांजैक्शन हुआ है उन सबसे पूछताछ की जाएगी और उसके बाद ही इसमें स्पष्ट बात सामने ना निकल के आएगी। विवेचना में क्या निकल के आता है ये बाद में ही प्रमाणित होगा। इसमें कितना समय लग सकता है खुलासे में? चूँकि बहुत सारा ट्रांजैक्शन है, कई ट्रांजैक्शन हैं, कई खाते हैं और बाहर के खाते भी हैं, जिसमें इंदौर के खाते भी हैं, सतना के भी हैं, मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के भी हैं, तो उन सबसे पूछताछ की जाना इसमें आवश्यक रहेगा कि इन्होंने इन खातों का जो बेनामी खाते हैं उनका क्यों इस्तेमाल किया और किस कारण से उन्होंने इसका लेन देन किया है, ये विवेचना में ही सामने आता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा किसान बिल के तीनों विधेयक पास किए गए, जिसके बाद आज रीवा जिले के मोगंज विधानसभा के पूर्व विधायक सुखेन सिंह बन्ना द्वारा हनुमाना जनपद में विशाल धरना प्रदर्शन कर बिल का विरोध किया। धरना शुरू करने से पहले पूर्व विधायक द्वारा उत्तर प्रदेश के हाथरस में दरिंदगी की शिकार हुई बेटी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। वहीं हजारों की संख्या में पहुंची जनता के बीच पूर्व विधायक ने हुंकार भरते हुए कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जो यह बिल पास किया गया वह किसानों के हित में कतई नहीं है। इस दौरान भारी भीड़ ने कोरोना गाइडलाइन के सारी सीमाएं तोड़ कंधे से कंधे मिला धरना स्थल पर मौजूद रहे। वहीं भारी भीड़ देखते हुए पुलिस बल भी मौजूद रही। प्रस्तुत है धरना स्थल की झलकी एवं पूर्व विधायक सुखेन सिंह बन्ना से जानकारी के अनुसार। अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, एक दूसरे के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं सोचता हूँ आपने इस खेती बाड़ी के समय में अपना अमूल्य समय निकाला। मैं समझता हूँ आप सब जागरूक हैं, कोई ये पहला आंदोलन आवश्यकता नहीं है।
जो कि राष्ट्रीय स्तर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं और सब जगहों पर आंदोलन चल रहे हैं, उसी तरीके से हम लोगों ने भी किसान आंदोलन ये रखा है और किसानों के हित में लड़ाई लड़ने के लिए आज मेरे पूरे मऊगंज क्षेत्र से कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। रीवा से भी कुछ हमारे साथी लोग आए हुए हैं तो किसान की समस्याओं के लिए। लेकिन कुछ यहाँ पर स्थानीय मुद्दे हैं जिससे आम जनता काफ़ी परेशान है। खासकर जब से शिवराज सिंह की सरकार 15 महीने में बनी है, यहाँ पर हर विभाग के अधिकारी कर्मचारी सिर्फ लूट मचाए हुए हैं और कोरोना की दहशत फैला करके, चाहे थाना हो, चाहे तहसील हो, चाहे जनपद हो, चाहे RTO हो, चाहे हर तरीके से लूटपाट मची हो। तो आज मैंने समस्त अधिकारियों को बता रखा है कि आप लोग हिसाब में हो जाओ या जैसा भी होगा आगे वो देखा जाएगा। अभी तो धरना अनवरत फिलहाल चालू है, उस पर निदान क्या होता है नहीं होता है तो मैं समझता हूं कि मैं उनको बताऊंगा कि या तो अपनी SP को बुलाओ या तो अपने कलेक्टर को बुलाओ, वो निदान करें, नहीं तो मैं स्वयं जनता इसका निदान कर देगी। इन सब मुद्दों को, स्थानीय मुद्दों को लेकर के हम लोग यहाँ पर आज कार्यक्रम में धरने पर बैठे हैं। किसान बिल के अलावा स्थानीय प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं? कई मुद्दे हैं। जनपद में प्रताड़ित किया जा रहा है, लूट मची हुई है यहाँ के जो अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा। आपका RTO लगातार वहाँ पे मारपीट किया जा रहा है और ये थाने में ज़बरदस्ती फर्जी अपराध लगाए जा रहे हैं। कई मुद्दे ऐसे हैं, तहसीलों में लूटा जा रहा है, अस्पतालों में लोगों को मरीज़ देखने के लिए डॉक्टर नहीं मिले। कई इस तरीके के मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के आज स्थानीय स्तर पर के बात आम जनता इकट्ठा है अपनी बातों को रखने के लिए और अपने निदान के लिए रखी है। 11 बजे से लगातार आपका धरना चल रहा है, क्या प्रशासनिक अधिकारियों को ऐसी कोई सूचना है कि आपके प्रमुख मुद्दे क्या हैं, उनका समाधान किसके माध्यम से होगा? क्या ऐसे अधिकारी देखिए क्या है, उनको 3-4 दिन पहले सबको बता दिया गया है। अब उनको क्या करना है वो जाने, हमें क्या करना है हम करेंगे, ये आगे का विषय। दिल्ली में निर्भया कांड के बाद देश में बेटियों की सुरक्षा को लेकर देश में कई कानून बने, वो अमल में भी चल रहे हैं, लेकिन देश में बेटियां आज भी दरिंदों से महफूज नहीं है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई घटना ने एक बार पुनः निर्भया कांड की याद दिला दी एवं देश को हिला दिया, जहां दरिंदों ने न केवल दुराचार किया अपितु उसकी जीभ काट दी और स्पाइनल कार्ड भी तोड़ दी, जो लगातार 15 दिनों से जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ते हुए हार गई। जिसके बाद पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर महिला कांग्रेस मोर्चा एवं भीम आर्मी द्वारा स्वामी विवेकानंद पार्क से कैंडल रैली निकाल श्रद्धांजलि दी। प्रस्तुत एक झलकी एवं प्रदेश महिला कांग्रेस मोर्चा कार्यवाहक अध्यक्ष कविता पांडे से जानकारी के अनुसार, अभी जिसने अपने जीवन के पूरे बसंत भी नहीं देखे थे, उसके साथ 4 हैवानों द्वारा योगी और मोदी की जहां सरकार है उत्तर प्रदेश में बलात्कार किया गया, उसकी जीभ काट ली गई, उसकी स्पाइनल कार्ड तोड़ दी गई और 12 दिन तक योगी सरकार यह कहती रही कि फेक न्यूज है और इसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। जब पूरे देश के लोगों ने लगातार ताकत लगाई तब 12 दिन बाद बड़ी मुश्किल से उसके ऊपर मुकदमे की कायमी हुई। तो आज सुबह हमारी प्यारी बेटिया की मृत्यु हो गई। हम सब सोगमग्न हैं, पूरे देश की जो 130 करोड़ जनता आज रो रही है। कहाँ लाओगे बेटियां यदि इसी तरह आप अपनी बेटियों को मार डालोगे? एक तरफ तो मोदी सरकार कहती थी कि बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार, और जब से सरकार आई है लगातार बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही है, हैवानियत की जा रही है। सन 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी की छतरानी तमाम जो अपने आप को बड़ी बड़ी वीरांगनाएं कहती हैं वो दिल्ली मोमबत्ती लेके गई थी। आज उनके मुंह में ताला दे बढ़ गया है। स्मृति ईरानी, कंगना और तमाम जो नेता बनी फिरती हैं और खुद मोदी जी उनके मुँह से नहीं निकल रहा है कि एक लड़की है कैसे हैवानों ने मार डाला। हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग करते हैं और चाहते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर इनको चारों को फांसी दी जाए। वैसे तो योगी जी बताते हैं कि हमने अपराध मुक्त देश की स्थापना करी है प्रदेश की, लेकिन सच बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, वहाँ लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित है। आज हम लोग रीवा जिले में हजारों की तादाद पर मोमबत्ती लेकर शोक संतप्त आत्मा की शांति के लिए घर से निकले हैं और इसी तरह हम लड़ाई लड़ेंगे जब तक कि शांति न दिला दे, उसको न्याय न दिला दे और योगी जी इस्तीफा दो। हम आपकी मांग करती है पूरे देश की महिला इस बात की। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर आज भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा संचालित पिता मां सदन वृद्धडे केयर सेंटर में मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा वृद्धजनों के स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। वहीं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के मुख्य अतिथि एवं रीवा कलेक्टर इलैयाराजा जेट्टी के विशिष्ट अतिथि में 27 जनों का सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर चेयरमैन डॉक्टर सज्जन सिंह, कोषाध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी सहित अन्य पदाधिकारी एवं वृद्धजन उपस्थित रहे। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी। डॉक्टर सज्जन सिंह जी का, डॉक्टर प्रभाकर उसको मिलते हैं और वो फिर जीवन भर बड़े पैनी नज़र से सारी चीज़ों को घर में होते हुए देखते हैं। एक बात और बता दूं कि
इन वृद्धों के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई है। कार्तिकेय त्रिपाठी जी रामपुरा वालों की तरफ से है, कृपया एक बार इनके लिए तालियां बजा दें, खड़े हो जाएं। इसके उपरांत श्रीमती सरोज शुक्ला, श्री भारती प्रसाद त्रिपाठी, समाज में एक कलंक टाइप का हो रही है कि हम लोग ना सम्मान नहीं रख पा रहे, उसको सभी लोगों की एक अंदर ही अंदर ना इसको परीक्षण करने का दिन है। उसके साथ साथ जैसे उन्होंने रखा है हॉस्पिटल्स, बैंक्स या फिर कितने भी है ना सुविधा हैं, कहाँ है ना हम वृद्धजन जाते हैं उनको प्राथमिकता से हमको अटेंड करना चाहिए। उसको लेकर हम लोग प्रशासन बिल्कुल संवेदनशील है और आगे हम लोग है ना इसको निर्देशित करेंगे कि मतलब है ना कहीं भी कोई वृद्धजन आते हैं तो उनको है ना लाइन में खड़ा ना हो, उनको सबसे पहले प्राथमिकता क्रम पे उनका है ना सर्विसेज और सुविधा है ना मिले। हम लोग यही आश्वासन आपको देना चाहते हैं। यदि बुजुर्ग अपने घर में बाहर तख्ते में भले चलने लायक नहीं है, लेकिन यदि बैठे भी हैं, लेटे भी हैं, तो ऐसा लगता है कोई हमारा सिर के ऊपर कोई छाया अभी है। और जिस दिन वो बुजुर्ग स्वर्ग को सिधार जाते हैं उस दिन ऐसा लगता है जैसे सिर के ऊपर से कोई साया चला गया। इतना बड़ा संबल होता है और इसलिए जिनके घर में बुजुर्ग हैं वो बड़े सौभाग्यशाली हैं। इस समय मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अपने घर में मैं ये कभी महसूस करता हूँ कि ऐसा लगता है जैसे अब सबसे बड़े बुजुर्ग हम ही हो गए हैं। हम ही है सबसे बड़े अपने घर में। लेकिन जब उस दिन को याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि उस समय ज़्यादा हम सुरक्षित थे, ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे और ज़्यादा दुनिया का डर नहीं रहता था। कौन हमारा क्या बिगाड़ लेगा। ये एक बार जाके बगल में बैठ गए और 5 मिनट बात कर लिया तो ऐसा लगता था जैसे बैटरी चार्ज हो गई। ये बुजुर्ग की ताकत है, ये बुजुर्ग का आशीर्वाद है जो हमें हमेशा दिल और दिमाग में रखने की आवश्यकता है। और जहाँ तक अनुभव की बात है, कभी कभी मेरा व्यक्तिगत ये रहा है कि कभी कभी ऐसा लगता है जैसे दिशाहीनता की स्थिति आ गई और सब गड़बड़ हो गया है। जब आगे कुछ नहीं दिखाई देता और अपने घर के बुजुर्ग के पास जाके बैठ जाओ तो फिर वो चुटकी बजाते हुए उसका समाधान बता देते हैं। ये बाल तो सफ़ेद हुए हैं, लंबी जीवन की लंबी यात्रा करने के बाद सफ़ेद हुए हैं। उतार देखा है, चढ़ाव देखा है, खुशी देखी है, परेशानी देखी है और इसलिए व्यक्तित्व जो है वो पूरा पका हुआ है। ये जब तक हमारे साथ हैं हमें इनका पूरा का पूरा लाभ लेना है। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें एक बार पुनः। पिकनिक मनाने गई 3 युवकों की खंडों में बनी जल समाधि, शहर के 3 बड़े बैंकों के दर्जन भर खातों से हुआ हवाला का कारोबार, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर शतायुओं को किया गया सम्मान। आज की खबरों में बस इतने। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।